स्टूडेंट्स साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था अधिगम यानी कि लर्निंग। उसके सारे प्रिंसिपल्स हमने कर लिए थे। आज की क्लास में जो अधिगम से अन्य सिद्धांत संबंध रखते हैं छोटे छोटे, वो हम सारे आज की वीडियो में कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस सिद्धांत के प्रणेता या देने वाले रूसी मनोवैज्ञानिक थे। नाम था लेन वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की स्टूडेंट्स, ये वाइगोत्स्की महोदय जिन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की, लेन वाइगोत्स्की रूस के थे। इस सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को मानव विकास व अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को मानव विकास और अधिगम में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस सिद्धांत का मत है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण अपने माता पिता व सहयोगियों के माध्यम से करता है। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बालक जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो अपने माता पिता के द्वारा अपने सहयोगियों के माध्यम से ही करता है। इस सिद्धांत को निकट या समीप विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत को निकट या निकट का या समीप का, निकट या समीप विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद का आप कर चुके थे, उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया सामाजिक, तो सिद्धांत का नाम क्या बन गया? सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रणेता कौन था? रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को मानव विकास व अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण अपने माता पिता से और अपने सहयोगियों के माध्यम से बनाता है, निर्माण करता है। इस सिद्धांत को निकट या समीप विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निर्मित उपयोग की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। जो निर्मित उपागम है उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं। बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि अध्यापक को करनी चाहिए। कि बालक के अंदर, बालक के मन में जो भी जिज्ञासा पैदा होती है उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने का काम किसका होता है? अध्यापक का होता है। और अध्यापक को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि अध्यापक को अवश्य करनी चाहिए। यह सिद्धांत सतत व समस्त मूल्यांकन पर भी बल देता है। जो निर्मित उपागम का सिद्धांत है यह सिद्धांत सतत व समस्त मूल्यांकन पर भी बल देता है। यह संप्रेक्षण कौशलों पर भी बल देता है स्टूडेंट्स। और ये छात्रों के लिए उपागम सक्रिय अधिगम होता है। तो 4 इसकी महत्व है। फर्स्ट है बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि अध्यापक को अवश्य ही करनी चाहिए। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। यह सिद्धांत एक लगातार समस्त मूल्यांकन पर बहुत ज़्यादा बल देता है, संप्रेक्षण कौशलों पर बल देता है, छात्रों के लिए उपागम सक्रिय अधिगम भी करवाता है। फिर आगे स्टूडेंट्स अधिगम का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। देखो दूसरा सिद्धांत कौन सा है? अधिगम का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक अब्राहिम मैस्लो व कार्ल रोजर्स थे स्टूडेंट्स। अधिगम के मानवतावादी अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहिम मैस्लो व कार्ल रोजर्स। कौन कौन से थे? अब्राहिम मैस्लो व कार्ल रोजर्स थे। यह सिद्धांत अधिगम में मानव को केंद्रीय स्थान देता है। अधिगम का मानवतावादी अधिगम जो सिद्धांत है वो मानव को सेंटर बिंदु, केंद्रीय स्थान देता है। इसमें आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो अधिगम के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत।
आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसको दिया किसने था? अब्राहम मैस्लो व कार्ल रोजर्स ने। देखो इतना मेन है कि अधिगम का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। दिया किसने? अब्राहम मैस्लो कार्ल रोजर्स ने। सिद्धांत अधिगम में मेन पॉइंट क्या है कि मानव को केंद्र में रखा जाता है स्टूडेंट्स। फिर है अधिगम का सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत। तीसरा क्या है? अधिगम का सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक एटकिंसन व सिफरिन ने किया। नाम बहुत ध्यान से करना है आपको कि जो अधिगम का सूचना वर्ड लगा दिया यहाँ पे, पहले मानवतावादी था, मानवतावादी की जगह क्या लगा दिया? सूचना। सूचना लगाने से अब्राहम मैस्लो व कार्ल रोजर्स की जगह एटकिंसन व सिफरिन आ गए। कौन कौन आ गए? एटकिंसन व सिफरिन आ गए। यह अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, यानी ज्ञान पर बल ज़्यादा देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ज्ञानात्मक सिद्धांत। जानकारी या सूचना की स्मृति में प्रवेश करने का ढंग, भंडारित होने व स्मृति में पुण्य प्राप्त किए जाने के ढंग की जांच भी करता है। कौन सा सिद्धांत स्टूडेंट्स? अधिगम का सूचना प्रक्रियात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत का प्रतिपादक एटकिंसन व सिफरिन ने किया। यह अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है जो जानकारी या सूचना में जो स्मृति होती है उस प्रवेश करने के ढंग, उसका भंडारित होने का तरीका, स्मृति में दोबारा से प्राप्त लाने का ढंग की जांच करता है। इस सिद्धांत के तीन मेन अवयव, तीन मेन तत्व हैं, उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला आपका मानवतावादी सिद्धांत का सूचना भंडार। सूचना भंडार के तीन पार्ट हैं। सूचना जो स्मृति में प्रवेश करती है तो उसका संचय स्मृति में होता है, जो तीन प्रकार से बताया गया है। यानी जब सूचना हमारे दिमाग में पहुंचती है या सूचना जब हमारी स्मृति में प्रवेश कर जाती है तो उसका संचय जो होता है वो स्मृति में ही होता है। वो तीन प्रकार से बताया गया है। सबसे पहला है संवेदनात्मक स्मृति। संवेदनात्मक स्मृति को आप ज्ञानेंद्रिय स्मृति भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सूचना आएगी, कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, फिर लघुकालिक स्मृति में चली जाएगी। इसीलिए इसको आप संवेदक रजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि संवेदना से ही क्या नाम जुड़ा है? संवेदक जुड़ा है। संवेदनात्मक स्मृति का ये नाम क्या रख दिया आपने? संवेदक रजिस्टर स्मृति। तो सूचना भंडार का पहला पार्ट है वो आपका संवेदनात्मक स्मृति। इसे ज्ञानेंद्रिय स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि संवेदना जो होती है वो ज्ञान से जुड़ी है। तो संवेदनात्मक स्मृति का नाम क्या होगा आपका? ज्ञानेंद्रिय स्मृति। इसमें सबसे पहले सूचना आएगी, कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, फिर लघुकालिक स्मृति में चली जाएगी। इसको आप दूसरा नाम संवेद रजिस्टर भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है आपका लघुकालिक स्मृति। इसे आप कार्यात्मक स्मृति भी कह सकते हो। संवेदनात्मक के बाद कौन सी आई आपकी? लघुकालिक। तो लघुकालिक को आप कार्यात्मक भी कह सकते हो। संवेदनात्मक का नाम क्या था? ज्ञानेंद्रिय। लघुकालिक का नाम क्या हो गया? कार्यात्मक स्मृति हो गया। इस स्मृति में सूचना उस समय तक रहेगी जब तक व्यक्ति चेतन रूप से कार्य करता रहेगा। यह स्मृति सूचनाओं का वर्गीकरण करती है कि किन सूचनाओं को स्मृति में रखना है, किन सूचनाओं को उससे बाहर निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, लघुकालीन है तो लघु समय के लिए ही दिमाग में भंडार रहेगा, इसलिए हम इसको कार्यात्मक स्मृति भी कहा जाता है। इस स्मृति में सूचना उस समय तक रहती है जब तक व्यक्ति चेतन रूप से कार्य करता रहेगा। चेतन रूप से कार्य करता रहेगा तो जो आपकी कार्यात्मक स्मृति है आपके दिमाग में रहेगी। यह स्मृति सूचनाओं का वर्गीकरण भी करती है, किन सूचनाओं को अपनी स्मृति में भंडारित रखना है, किन को बाहर निकालना है, इसका जजमेंट भी कौन करेगा? लघुकालिक स्मृति ही करेगी स्टूडेंट्स। तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। इसको आप स्थायी स्मृति के नाम से भी जानते हैं। इसमें सूचना टिकाऊ होगी, दीर्घ है, लंबे समय तक टिकाऊ होगी और विस्तृत भी होगी। दोबारा फिर देखते हैं एक बारी। दिमाग में सूचना भंडारित करने के तीन तरीके, पहला एक संवेदनात्मक स्मृति, दूसरा लघुकालीन, तीसरा दीर्घकालीन। तो संवेदनात्मक स्मृति का नाम दूसरा है ज्ञानेंद्रिय स्मृति। इसमें सबसे पहले सूचना आएगी,
कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, फिर लघुकालिक स्मृति में पहुंच जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, संवेदन रजिस्ट्रार स्मृति भी हो गया। दूसरा लघुकालिक स्मृति, इसमें कार्यात्मक स्मृति भी कहा जा सकता है। इस स्मृति में सूचना उस समय तक रहती है जब तक व्यक्ति चेतन रूप से कार्य करता रहता है। यह स्मृति सूचनाओं का वर्गीकरण करती है कि किन सूचनाओं को स्मृति में रखना है और किन को हमने बाहर निकालना है। फिर आपका दीर्घकालीन स्मृति, इसको आप स्थायी स्मृति भी कह सकते हैं। इसमें सूचनाएं टिकाऊ और विस्तृत होती है स्टूडेंट्स। फिर लास्ट है आपका ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, दूसरा पार्ट है सूचना भंडार के लिए। दूसरा पार्ट क्या है, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ये ज्ञान बुद्धि से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं, ज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी बुद्धि से जुड़ी हुई है, जो सूचना को रूपांतरित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को भेजती है, रूपांतरित करती है, ज्ञान से जुड़ी हुई है, बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो क्या नाम उसका, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जैसे बोध, ध्यान और अभ्यास, तीन किसकी हैं, ज्ञान की, किसकी, बुद्धि की। कौन कौन सी, बोध, ध्यान, अभ्यास। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी सूचना भंडार में अधिगम का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत था, अधिगम का जो एटकिंसन शिफरी ने दिया था, उसका दूसरा अवयव कौन सा है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और ज्ञान हमारा बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, जो सूचना को रूपांतरित करता है, स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो कौन कौन सी है वो, बोध, ध्यान और अभ्यास। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुज्ञान, ज्ञानात्मक क्रियाओं को जानने व उन पर नियंत्रण करने को है। जो आपको ज्ञान मिला हुआ है, उन क्रियाओं को जानना, उन पर नियंत्रण करना ही बहुज्ञान कहलाता है। तो तीसरा सूचना भंडार का अवयव है बहुज्ञान, जो ज्ञानात्मक क्रियाओं को जानने के लिए, उन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे स्टूडेंट्स, त्रिमार्गी अंतःक्रिया कौन सी होती है। त्रिमार्गी अंतःक्रिया, अध्यापक से छात्र को संप्रेषण करना, शिक्षार्थी से अध्यापक को संप्रेषण करना, या पुण्य अध्यापक से फिर शिक्षार्थी को संप्रेषण करना। यानी आपकी जो अंतःक्रिया होती है, दो आदमियों के बीच में होती हैं, दो ज्ञानों के बीच में होती है, और वो त्रिमार्गी हो सकती है। किस किस के बीच में, तो वो सबसे पहले है अध्यापक से छात्र में संप्रेषण हो सकता है, दूसरा शिक्षार्थी से अध्यापक में संप्रेषण हो सकता है, और तीसरा पुण्य अध्यापक से शिक्षार्थी में संप्रेषण। स्टूडेंट्स, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के सोपान कौन कौन से हैं, तो 4 सोपान दे रखे यहाँ पे। सूचना भेजना या सूचना को संकेतों में बदलकर भेजना। सूचना को प्रक्रियात्मक सिद्धांत के 4 सोपान कौन कौन से हैं, कि सूचना भेजना या सूचना को संकेतों में बदलकर भेजना, सूचना प्राप्त करना या किसी प्रकार की विधि का निर्माण करना, सूचना का प्रक्रियात्मक करना या उसको स्वयंचालित करना, या सूचना को संप्रेषित करके सामान्यीकरण करना। स्टूडेंट्स, दोबारा फिर देखते हैं, 4 सोपान में से पहला सोपान है सूचना को भेजना या सूचना को संकेतों में बदलकर भेजना, दूसरा सूचना प्राप्त करना या किसी प्रकार की विधि का निर्माण करना। स्टूडेंट्स, तीसरा है सूचना का प्रक्रियाकरण करना या उसको स्वयं चालित करना ही क्या कहलाएगा, सूचना का प्रक्रियात्मक। चौथा पॉइंट है सूचना को संप्रेषित करना या उसका सामान्यीकरण करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में रोजर्स ने भी अपने कुछ विचार प्रकट किए। तो रोजर्स महोदय के विचार भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला विचार रोजर्स महोदय ने दिया कि मानव का व्यवहार यांत्रिक और जैविक प्रक्रिया है, कि जो व्यवहार मानव के द्वारा किया जाता है अधिगम में किसी भी समस्या को देखकर, वो व्यवहार यांत्रिक कहलाता है, एक जैविक प्रक्रिया कहलाता है। ये कार्ल रोजर्स महोदय ने कहा। दूसरा, मानव का व्यवहार मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक भी है, यांत्रिक भी है, और जैविक प्रक्रिया भी साथ साथ में है, ये कार्ल रोजर्स महोदय कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति के निर्माण में मनोशारीरिक संरचना की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, और यह मानव के द्वारा कुछ नया सीखने का विश्लेषण भी करता है। कार्ल रोजर्स महोदय कहते हैं कि यह सिद्धांत मानव द्वारा कुछ नया सीखने का विश्लेषण भी करते हैं, मानव मस्तिष्क सूचनाओं को प्राप्त करने
उनकी प्रोसेसिंग करने में कंप्यूटर के समान कार्य करता है कि जो मानव के मन में कोई सूचना ग्रहण करने, उस पर विश्लेषण करना, उसको प्राप्त करना, ये सारी प्रोसेसिंग मानव कंप्यूटर के समान ही करता है, ऐसा कार्ल रोजर्स महोदय मानते हैं। यह सिद्धांत मानव के संज्ञान विकास का ही एक उपागम माना गया है। जो कार्ल रोजर्स ने सिद्धांत दिया उसको संज्ञान विकास का ही एक उपागम माना है। वस्तुवादी प्रवृत्ति सिद्धांत का मुख्य एलिमेंट है जो अभिप्रेरक का काम करती है, जो किसी बच्चे को अभिप्रेरक करवाने का काम करती है। जितना ज़्यादा बच्चा अभिप्रेरक होगा उतना ही जल्दी वह ठीक सुन पाएगा, कर पाएगा, ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। यह सिद्धांत मानव के स्वयं की जीव संरचना पर भी आधारित है। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखते हैं कि कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति के निर्माण में मनोशारीरिक संरचना की भूमिका भी बहुत ज़्यादा होती है। यह मानव द्वारा कुछ नया सीखने का विश्लेषण करता है। मानव मस्तिष्क सूचनाओं को ज्ञान प्राप्त करने और उनकी प्रोसेसिंग करने में भी कंप्यूटर के समान काम करता है। स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत मानव के संज्ञान विकास का भी एक उपागम है और वस्तुवादी प्रवृत्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व है, मुख्य एलिमेंट है जो एक अभिप्रेरक का काम बच्चे के लिए करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा प्रेरित होगा उतना ही ज़्यादा वो ज्ञान को सीख पाएगा, लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएगा, वस्तु स्थापित कर पाएगा। यह सिद्धांत मानव के स्वयं की जीव संरचना पर भी आधारित होता है। स्टूडेंट्स, अधिगम के संबंध में जितने भी अन्य सिद्धांत थे मेन सिद्धांत के अलावा वो हमारे इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। कल का टॉपिक होगा अधिगम का स्थानांतरण करना। अधिगम को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार बदल सकते हैं वो हम कल सारे करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर।